हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज इस वीडियो में बायोलॉजी के वायरल क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो क्लास 12 के लिए है। इस वीडियो में मॉडल पेपर से रिलेटेड रहेंगे और मैं मॉडल पेपर के 70 क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब 2 फरवरी को एग्जाम है और ये 2026 में जो एग्जाम दे रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए है। तो वो जरूर देखें, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम बच गया है। तो लास्ट टाइम सिर्फ ट्यूशन से ही नंबर लाए जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, पूरा का पूरा देखना, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और हर एक ऑप्शन को डिस्कस करते चले ताकि दिमाग में घुसे। यूट्यूब की दुनिया में मैं हर ऑप्शन को बता बता करके क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ये ना कि ऐसा हो गया कि ऑप्शन जो आंसर हुआ डायरेक्ट टिक लगा कर चल दी, वैसा नहीं। तो आप इस वीडियो में बने रहना, बढ़िया से बने रहना। चलो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन। चलिए, तो मैं शुरू करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं सबसे पहले। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया। चलिए फिर से क्वेश्चन दोहरा लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया। चलिए, ऑप्शन ए में दिया है स्वामीनाथन। ऑप्शन ए में दिया है क्या चीज? स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वामीनाथन कौन था। ठीक है, तो स्वामीनाथन को भारत में स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम हो गया एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक कहाँ? भारत में। कहाँ जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और इनका मुख्य कार्य क्या था? इनका मुख्य कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो इनका मुख्य कार्य था आनुवंशिकी और कृषि। मुख्य कार्य आनुवंशिकी और क्या चीज? कृषि। इनका एक काम था। चलिए, अब तो ए वाला इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार तो इस ऑप्शन ए क्या हो गया? रॉन्ग। लेकिन ए क्या क्या किए थे ये हमने बताया। तो एम एस स्वामीनाथन ने मुख्य कार्य क्या किए थे? आनुवंशिकी और कृषि पर कार्य किए थे। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, ओनली फॉर भारत में कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन नंबर बी में क्या है? पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी कौन थे? अब जानते हैं। तो पंचानन माहेश्वरी ये वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, क्या? वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी को हम लोग इंग्लिश में टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी में लोकप्रिय बनाया था। ठीक है,
तो आपका इस क्वेश्चन के तहत ऑप्शन बी इज द क्या चीज है, करेक्ट आंसर। बी क्या चीज होगी, करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पास पंचानन माहेश्वरी के और क्या कार्य थे। माने कि ये मॉडल पेपर में पूछा, फाइनल एग्जाम में इनसे रिलेटेड ही पूछ दे, तो इनका मुख्य कार्य था क्या, एंजियोस्पर्म के भ्रूणीय विज्ञान। क्या इन्होंने, पंचानन माहेश्वरी ने एंजियोस्पर्म, क्या एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के भ्रूण विज्ञान पर शोध किया, क्या शोध किया था, ठीक है। और ज्ञान का उपयोग पौधों के वर्गीकरण में किया था। चलिए अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो गया कौन सा, बी। अब ऑप्शन सी क्या है, के एस बिलग्रामी। के एस बिलग्रामी एक प्रसिद्ध माइकोलॉजिस्ट थे, क्या थे, माइकोलॉजिस्ट थे, माइकोलॉजिस्ट थे और प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी थे, क्या, एंड प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। इतना काफी है क्योंकि 12 में। चलो अब है ऑप्शन डी में रामदेव मिश्र। तो रामदेव मिश्र क्या थे, तो रामदेव मिश्र को भारत में इकोलॉजी जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जनक जाना है, क्या चीज, जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया। निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के रूप में गेहूं के साथ आया, ठीक है, कौन सा गेहूं के साथ आया था, ठीक। तो गेहूं के साथ आने वाला पार्थेनियम था, कौन था, पार्थेनियम। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन गेहूं के साथ आने वाला पौधा था, ठीक है, तो पार्थेनियम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांग्रेस घास बोलते हैं, क्या, कांग्रेस घास भी बोलते हैं, इसे कांग्रेस घास भी कहा जाता है। और इसके जो पत्ते होते हैं गाजर की तरह होते हैं, क्या, गाजर की तरह होते हैं, इसलिए इसे गाजर घास भी कहा जाता है, क्या, गाजर घास भी कहा जाता है। किसे गाजर घास कहा जाता है, पार्थेनियम को। चलिए तो ऑप्शन ए हो गया। और इसका काम क्या है, पार्थेनियम ये गेहूं को नुकसान पहुंचाता है, क्या, गेहूं को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलिए अब ये सब भी आया था, गेहूं के साथ ही आया था, बट लेकिन एक पौधा के बारे में बात किया गया। और ये सब क्या चीज है, खाद्य फसलें हैं, ये खाद्य फसलें हैं, ये भी आया जानबूझ करके खेती के लिए भारत में लाया गया था। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण कोष विद्यमान रहता है। किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण कोष विद्यमान रहता है। चलिए तो इसका नारियल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नारियल, ऑप्शन ए। अब हम देख लेते हैं नारियल। नारियल में जो होता है भ्रूण कोष, इसका जो भाग होता है खाया जाता है, क्या किया जाता है, खाया जाता है। बस इसके लिए इतना ही है, ठीक है। भ्रूण कोष क्या है, एक उत्तक है, क्या चीज है, कैसा उत्तक है, तो पोषक उत्तक है, क्या, पोषक उत्तक है। पूछ देगा कि नारियल का भ्रूण कोष क्या है, तो पोषक उत्तक है, ठीक है। अब हम ये सब के बारे में जानते थोड़ा सा। इसका बीज जो होता है द्विबीजपत्री होते हैं, क्या, द्विबीजपत्री होते हैं।
इसका भी द्विबीजपत्री, इसका भी द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, ये सभी को गैर भ्रूणपोषी या एक्सेस एब्ल्यूमिनस बीज कहते हैं। ठीक है, मटर, चना, मूंग फली को हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस मिनस या भ्रूणपोषी या भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन था ए से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या 1 से ज्यादा होती है? निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या 1 से ज्यादा होती है? ठीक है, तो इसका तो सभी को मालूम होगा, तरबूज। क्या? तरबूज। इसमें क्या होता है? बीजांड की संख्या 1 से ज्यादा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गेहूं में। तो गेहूं में एक बीजांड होता है। क्या? गेहूं में एक बीजांड, जो कि ऑप्शन नहीं होगा। अब चावल, तो चावल में कितने होते हैं? इसमें भी एक बीजांड होता है। नारियल, इसमें भी क्या होते हैं? एक बीजांड होते हैं। चलिए अब पूछ ले आगे चल के ऑप्शन में अगला क्वेश्चन कि चावल में कितना होता है बीजांड, हमने बता दिया एक बीजांड होता है, गेहूं में एक बीजांड होता है, नारियल में कितने होते हैं? एक बीजांड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 5, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? चलिए अब हम आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें क्या चीज है, मातृ कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? पहला ऑप्शन में है अर्धसूत्री विभाजन। क्या? अर्धसूत्री विभाजन। बी में क्या है? समसूत्री विभाजन। और सी में है द्विखंडन। डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है क्या चीज? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि अर्धसूत्री जो इसे बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। मियोसिस, इसे मेगास्पोर भी बोलते हैं। क्या? मेगास्पोर। तो मेगास्पोर बनता है कब? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब बनता है। यह प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण है। किसमें? लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण होता है। लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? असंजनन। क्या कहलाती है? असंजनन। असंजनन, इसका इंग्लिश होता है एपोमिक्सिस। क्या होता है? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि बिना, यह सबसे पहले असंजनन जानते हैं तो कैसा है? अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है। कैसा है? अलैंगिक जनन का रूप है। अलैंगिक जनन का रूप है। ध्यान रखेंगे कि असंजनन कैसा? अलैंगिक जनन का रूप है। अब हम इसमें क्या चीज, इसको और एक नाम से जाना जाता है, पार्थेनोकार्पी। क्या? पार्थेनोकार्पी। लिख देता हूं, पार्थेनोकार्पी। क्या? पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। ठीक है, पार्थेनोकार्पी में क्या होता है कि एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति हो जाता है। क्या? एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति, एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति, भ्रूणों की उपस्थिति। ठीक है, तो इसमें क्या चीज, इसको पार्थेनोकार्पी नहीं कहते हैं। जब एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति होगी तब क्या? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसका तो डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसमें दिया था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट,
7, प्रसव के समय निम्नलिखित में कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? प्रसव के समय निम्नलिखित में कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। इसका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ऑक्सीटोसिन का काम गर्भाशय को चिकनी मांसपेशियों से जोरदार संकुचन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण है। क्या? गर्भाशय को चिकनी मांसपेशियों में जोरदार संकुचन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। जिससे बच्चे का जन्म होता है। ठीक है। अब इसका है FSH, ये सब भूमिका नहीं होता है इसमें। FSH, LH, थायरॉक्सिन का कुछ भूमिका नहीं होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में यहाँ आवर्त होगा, आतर और लिख दिया है। ठीक है। आवर्त चक्र अच्छा बंद होने को क्या कहते हैं? बंद होने को क्या कहते हैं? तो रजनोवृत्ति कहते हैं। क्या? रजनोवृत्ति। ऑप्शन ए। ये 50 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है। और अस्थायी रूप से बंद होने को रजनोवृत्ति जो कहते हैं। अब बात कर लेते हैं रजोदर्शन। तो रजोदर्शन क्या है? पहले मासिक धर्म की शुरुआत को, पहले मासिक धर्म की शुरुआत को कहते हैं। पहले मासिक धर्म की शुरुआत को कहते हैं। ठीक है। अब है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग इसका कहना है ओवुलेशन। क्या? ओवुलेशन। ओवुलेशन। तो ओवुलेशन किसको बोलते हैं? अंडाशय से अंडे निकलने की प्रक्रिया। अंडाशय से अंडे निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या चीज? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग बना है क्या चीज? अंडो जोड़ उत्सर्ग, उत्सर्जन। अंडों को उत्सर्जन करना तो निकलने की प्रक्रिया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वृषण को उदर गुहा के बाहर, वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में रखने का क्या महत्व है? वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में रखने का क्या महत्व है? वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में रखने का महत्व है। ऑप्शन ए में है वृषण की सुरक्षा। ऑप्शन बी में है वृषण के तापक्रम को कम करना। ऑप्शन सी में जनन में सहायक। ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाए। तो आप लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो स्पर्म होता है वो कहाँ रहता है? वृषण में। क्या? वृषण, अर्थात वृषण कोष में। तो यहाँ पास जो स्पर्म होता है, शरीर का जो क्या चीज होता है? शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजिनेसिस। क्या चीज बोलते हैं? स्पर्मेटोजिनेसिस। जो तापमान इसको चाहिए कम से कम 2 से कितना? 2.5 डिग्री सेल्सियस और की आवश्यकता होती है। अर्थात कि अब बताइए, बाहर में हमारा तापमान कम से कम नॉर्मली ठंडा में 17 डिग्री सेल्सियस धूप में रहता है। अब बताइए बाहर आएगा तो क्या चीज? बार बार बाहर निकल जाएंगे, इसलिए इसको अंदर रखा जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है? सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है? तो इसमें फ्रक्टोज रहता है। क्या चीज रहता है? फ्रक्टोज। यह क्या चीज है? फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसको यहाँ पर नहीं लगेगा। फ्रक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट? तो फ्रक्टोज उपस्थित है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? आर्तवस चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? तो गर्भाशय अंत स्तर में होता है। क्या चीज? गर्भाशय अंत स्तर में होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में याद रखेंगे, एंडोमेट्रियम। ठीक है। एंडोमेट्रियम यह गर्भाशय का आंतरिक परत होता है। क्या चीज? आंतरिक परत, याद रखेंगे।
आंतरिक परत। ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या चीज की, गर्भाशय के आंतरिक परत का नाम क्या है, तो गर्भाशय अंतःस्तर, जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, जिसमें मासिक चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन होता है, ठीक है। यदि निषेचन नहीं होता है तो यह परत टूट जाता है और मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पुरुषों के लिए बंध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुरुषों के लिए बंध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, वैसेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी किसको बोलेंगे? ठीक है, तो महिलाओं में बंध्याकरण, क्या महिलाओं में बंध्याकरण, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काटा या बांधा जाता है, ठीक है। इसमें वैसेक्टोमी में क्या होता है? शुक्रवाहिनी को काटकर, क्या शुक्रवाहिनी को काटकर बांधा जाता है, क्या काटकर बांधा जाता है, और इसमें फैलोपियन ट्यूब को, क्या फैलोपियन ट्यूब को काटा या बांधा जाता है, काटा या बांधा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, निम्न में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर अस्टेरॉयडली है? अस्टेरॉयडली है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा? देखिए ये तो हार्मोन हो गया, क्या हो गया? हार्मोन। ये भी क्या हो गया? हार्मोन। क्या हो गया? हार्मोन। ये सब हार्मोन है, तो ये सब तो हार्मोन हो गया अलग अलग। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट कीजिएगा कि एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है और प्रोजेस्टेरॉन कौन सा हार्मोन। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भ निरोधक गोली है, सहेली, ठीक है, जिसे इसे भारत में ही विकसित किया गया है। हाँ, भारत में विकसित किया गया है, भारत में विकसित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? देखिए निगेटिव सेंटेंस है, क्या गलत है, तो गलत चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए प्राथमिक अंडक में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, न कि समसूत्री। तो यहाँ पास ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, लेकिन समसूत्री नहीं होगा, तो ऑप्शन डी। लेकिन अब इस कहते हैं क्या चीज, यह एक असमान विभाजन है जिससे एक अगुणित द्वितीयक अंडक और एक ध्रुवीय पिंड बनता है, ठीक है। अब इसमें ये वाला होता है, ठीक है, असमान विभाजन भी होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसलिए हमारा क्वेश्चन में क्या था कि कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? समसूत्री विभाजन गलत है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या है कि किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एडवर्ड विल्सन। कौन? एडवर्ड विल्सन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एडवर्ड विल्सन ने एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, क्या चीज? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्हें जिन्हें जीव विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन के नाम से लोकप्रिय बनाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? देखिए क्वेश्चन क्या था, जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? देखिए कवक शामिल है, क्या कवक शामिल होता है, क्योंकि आवृत बीजी पौधे, शैवाल जैसे यूकैरियोटिक, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक शामिल होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स शामिल नहीं होते हैं। ये भी शामिल होते हैं, शैवाल भी शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए प्रोकैरियोट शामिल नहीं होते, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी।
चलिए 17, किस वैज्ञानिक के प्रयोगों से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा डेविड टिलमैन। कौन हो जाएगा? डेविड टिलमैन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, फास्ट थोड़ा करते हैं, समय होने जा रहा है, आधे घंटे 18 क्वेश्चन में लग गए। 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज? रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है? समष्टियों के बारे में कौन गलत है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास, ये सही है। समान संसाधनों का साझा उपयोग, ये भी सही है। सदस्य इनब्रीड करते हैं, ये भी सही है। समष्टियों के बीच ऊर्जा संचरण होता है, ये हो गया क्या? गलत। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग। तो गलत के बारे में चुनने के लिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? निम्नलिखित में कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है आफ्रिस, ऑप्शन बी में है युक्का, ऑप्शन सी में है अंजीर, डी में है जलकुंभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आफ्रिस। क्या? आफ्रिस। इसे आफिस बोला जाता है, आफ्रिस नहीं, आफिस। यह आफ्रिस ऑर्किड का एक प्रकार है। क्या? ऑर्किड का एक प्रकार है जो परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा करते हैं। इसमें इसके फूल पंखुड़ी मादा मधुमक्खी जैसा दिखती है। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्या है? बाघ आरक्षितों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है? तो बाघ गणना का आधार पग चिन्हों तथा मल गुटिकाएं हैं। यह तरीका, ये जो पग चिन्हों तथा मल गुटिकाएं, यह जो तरीका है, इस तरीका में बाघों की संख्या का अनुमान लगाता है। क्या? बाघों की संख्या का अनुमान लगाता है। कैसे लगाता है? अनुमान। क्योंकि बाघों को सीधे गिनना मुश्किल होता है, इसलिए ए वाला चिन्ह, पग चिन्ह तथा मल गुटिकाएं यूज किया जाता है। किसमें? बाघों की संख्या का अनुमान लगाने में। हमने बताया क्वेश्चन क्या था कि बाघ आरक्षितों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है? तो पग चिन्हों तथा मल गुटिकाएं। तो इसका यूज क्यों किया जाता है? मान लो कि क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए बाघों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, यदि समय t के संदर्भ में n समय t पर समष्टि घनत्व का आरेख सिग्मायड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए में है यूरोहोस्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि, बी में है ज्यामितिक वृद्धि, सी में चरघातांकी वृद्धि, डी में जे आकार का वक्र। तो इसमें हो जाएगा बृहस्पति पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि। इसमें क्या होता है कि एन का आरेख सिग्मायड आकार का वक्र होता है। ठीक है, ये तो चरघातांकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट, ज्यादा इसमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 23, निम्नलिखित में कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन जाति के सदस्य जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? ठीक है, तो एक बार प्रजनन करने वाले कौन हो जाएंगे? एक बास है, बी में प्रशांत सागरीय सामन मछली, और सी में ए और बी दोनों, डी में अधिकांश पक्षी। तो इसमें हो जाएगा कौन? ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24,
ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे का ना लाभ होता है और ना हानि क्या कहलाती है? ठीक है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे का ना तो लाभ होता है और ना हानि क्या कहलाती है? तो एक कहलाता है सहभोजिता। क्या? सहभोजिता। जैसे इसका उदाहरण है सहभोजिता का सार्क के साथ रहने वाली रेमोरा मछली, रेमोरा मछली, रेमोरा मछली, जिससे सार्क से तो रेमोरा को लाभ होता है जबकि सार्क अप्रभावित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था? देखिए ऑप्शन ए में है नागफनी, ऑप्शन बी में है पीपल, ऑप्शन सी में पार्थेनियम, डी में है जलकुंभी। चलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि नागफनी का वैज्ञानिक नाम क्या? नागफनी का वैज्ञानिक नाम होता है ओपुन्टिया, ओपुन्सिया भी बोल सकते हैं, ओपुन्सिया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम। चलिए नेक्स्ट, फास्ट चलते हैं थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 29 क्वेश्चन में क्या है कि जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं शोधन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। तो देखिए अनुप्रवाह संसाधन क्या है? अनुप्रवाह संसाधन वह प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया है कि जिसमें जैव संश्लेषण अवस्था पूरी होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण और शोधन किया जाता है। ठीक है, ताकि उसे विपणन मार्केटिंग के लिए तैयार किया जा सके। इसमें गुणवत्ता परीक्षण भी शामिल होते हैं। अनुप्रवाह संसाधन में गुणवत्ता परीक्षण शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है ई कोलाई, ऑप्शन बी में साल्मोनेला। ये तो देखिए साल्मोनेला जो टाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफी, इस जीवाणु से ये टाइफाइड नाम का बुखार होता है। ठीक है, याद रखें। ऑप्शन सी में थर्मस एक्वेटिकस, डी में है स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्मस एक्वेटिकस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो पीसीआर के आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पीसीआर का फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? तो डीएनए पर ऋण आवेश होते हैं। क्या होते हैं? ऋण आवेश। अब बताइए ऋण आवेश जो होता है फास्फेट, फास्फेट समूह की, एक मिनट, फास्फेट समूह की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है,
इसी गुण के कारण जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसी तकनीकी डीएनए में अणुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है। डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है, तो इसका हो जाएगा दूषित एथेनॉल। क्या, दूषित एथेनॉल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है, तो इसका हो जाएगा डाइवैलेंट कैटायन। तो डाइवैलेंट कैटायन द्विसंयोजी धनायन कैटायन है। ठीक है, ये द्विसंयोजी धनायन कैटायन है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ उपचारित किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ उपचारित किया जाता है। चलिए ऑप्शन ए हो गया। चलिए 34। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा पश्च विषाणु। कौन सा हो जाएगा, पश्च विषाणु, जिसे रेट्रो वायरस कहते हैं। क्या, रेट्रो वायरस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या है कि डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आज हम यहीं तक के छोड़ते हैं क्लास। और आज हमने 35 को क्वेश्चन किए, 70 में से 35 और बच गए, मैं जो कि पार्ट 2 करके वीडियो डाल दूंगा। तो आज यहीं तक के छोड़ते हैं। चलिए थैंक यू। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए थैंक यू।